2009 में यूपीए महमूद साहब 2009 में यूपीए 2 था। कांग्रेस कानपुर से लेके लखनऊ तक की सारी, बल्कि गोरखपुर तक की 22 सीटें जीती थी, एक पूरी पट्टी से जीती थी। तो लोग तो उस वक्त भी इलियास आदमी ने आरोप लगाया था कि ईवीएम में धोखाधड़ी और बेईमानी हुई है। तो ईवीएम में तो हमेशा से आरोप लगता रहा, तो उस जमाने में कांग्रेस ने क्यों नहीं हटवाया? आप लोग क्यों नहीं सड़क पर उतरे? इसलिए कि कांग्रेस थी तो सब दबा रह जाए? नहीं, ये बात आपकी एकदम मुनासिब है, इसको हम लोग अपनी कमी मानेंगे। मेरी थ्योरी तो कुछ और है। अहमद पटेल साहब ने जानबूझ के ईवीएम में गड़बड़ी करके मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया 2014 में। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर वकील महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। ईवीएम को लेकर के आजकल आप काफ़ी संघर्षरत हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, एक प्रोटेस्ट का ऐलान भी किया है। महमूद साहब, ईवीएम के पीछे आप लोग क्यों हाथ धो के पड़ गए हैं? इनकी वजह से, ये संविधान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। और मैं जो नई सरकार यहाँ भी आई है उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये कम से कम ये जो संविधान के दुश्मन हैं इनकी तस्वीर यहाँ पे लगाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये किसी भी इस्लामिक कल्चर के ख़िलाफ़, क्योंकि ये इस्लामिक कल्चरल सेंटर है तो उसकी रूह जो और जो कॉन्सेप्ट है उसके ख़िलाफ़ है। ये भारत के संविधान के 26 के ख़िलाफ़ है और इसीलिए हम इनके ख़िलाफ़ हैं। हमारी कोई ज़ाती लड़ाई तो है नहीं इनसे। तो ये मैं नई जो सरकार आई है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, आज मैं आया हूँ, मैंने देखा है, तो पहली गुजारिश तो मैं यही करूँगा, एक सिंबॉलिक तरीके से जो संविधान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जो संविधान की शपथ खाकर सबसे बड़े ओहदे पे बैठकर उसकी मुखालफत कर रहे हैं, कम से कम एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रहना चाहिए। ये फ़ोटो यहाँ से हटा दें, नहीं तो अगले नेक्स्ट वीक में आऊँगा तो मैं खुद हटा दूँगा। आप बताइए ईवीएम के बारे में। नहीं, सवाल ये है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के संविधान की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने खुद ओपनली कहा कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, उन पर जुल्म मत करो। उन्होंने लाल किले से कहा कि नफरत के खिलाफ मोरेटोरियम होना चाहिए। फिर आपको किस बात का क्या आपत्ति है? यही आपत्ति है कि वो सच कभी नहीं बोलते, सच कभी बोल भी नहीं पाते, कोशिश करके भी सच नहीं बोल पाते। यही आपत्ति है। मतलब संविधान की शपथ लेके वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। वो जो भी बोलते हैं उसके आगे मेरा तो फार्मूला बता ही रखा है ना मैंने, उनके आगे ना या नहीं लगा के पढ़ना चाहिए, तभी उनकी बात की सच्चाई पता लगेगी। ये ईवीएम के बारे में भी अगर आप देखेंगे, पूरी दुनिया में किसी जगह ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। अभी हरियाणा के चुनाव के बाद भी आपने देखा कि कितना लोग एकदम 40,000 वोल्ट का धक्का लगा, लेकिन ये बात तो हम सबूतों के साथ बहुत पहले से कह रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस के अंदर भी, समाजवादी पार्टी के अंदर, बसपा के अंदर, एनसीपी के अंदर, जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन की हैं, उनके अंदर जो की पोस्ट पर है ना, वो आरएसएस ने अपने एजेंट्स बिठा रखे हैं। कुछ को तो मैंने आइडेंटिफाई किया भी है, जैसे जयराम रमेश हैं, उनके जो पूरी टीम है, और ये योगेंद्र यादव हैं, के.सी. वेणुगोपाल हैं, इनको तो मैंने मजबूरी में अब आइडेंटिफाई किया भी है। और मेरे साथ जो दूसरे ईमानदार लोग हैं, जो देवा शायम साहब हैं, जो एक सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है ईवीएम के ख़िलाफ़ और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, इलेक्शन के ऊपर वॉच डॉग्स जितने भी हैं, उन्होंने सब ने वेणुगोपाल साहब के बारे में, के.सी. ये जो जयराम रमेश साहब के बारे में, उनकी पूरी टीम के बारे में, योगेंद्र यादव के बारे में इतनी मुखरता से सब ने बोला है कि ये आरएसएस के स्लीपर सेल्स हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं। तो उसके बाद भी अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता तो बड़े दुख की बात है। और जब तक ये लोग रहेंगे, राहुल गांधी हों चाहे दूसरे बड़े लीडर्स हों, क्योंकि ये सारे लीडर्स जितने भी हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे उमर अब्दुल्ला के वालिद फारूक अब्दुल्ला साहब हों, शरद पवार साहब हों, स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, ये फुल्ली कन्विंस्ड हैं कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। ईवीएम से चुनाव का मतलब धोखा ही धोखा है। उसके बावजूद भी हर एक पार्टी के अंदर एक लॉबी है जो अपनी टॉप लीडरशिप को इस बात के लिए डराती है या गुमराह करती है, और एक अपोजिशन भी करने के लिए अब मजबूर जयराम रमेश और उनके साथी हुए। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो इसलिए हुए कि सब ने तो हरियाणा में सुनामी बताई, किसी ने वेव बताई, लेकिन हम ही लोग थे जो बोल रहे थे ये सुनामी और वेव जनता की होती है, जनता के वोटों की होती है। लेकिन अगर जनता के वोट गिने ही नहीं जाएंगे, तो अगर मशीनों के वोट गिने जाएंगे तो जनता भी बेचारी क्या कर लेगी। तो ये जिम्मेदारी अपोजिशन पार्टीज़ की है, और अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हैं। इसीलिए अब हम लोग अपोजिशन को भी एक तरीके से लगाम लगाने का काम करेंगे कि वो लोग सड़कों पे आएँ और जनता की जो मैंडेट है उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ें। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो हम उन लोगों के खिलाफ भी
बोलेंगे अब उसके। साहब सवाल ये है कि आप इतने सीरियस आरोप इतनी कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप पे लगा रहे हैं, जो टॉप पोस्ट पे बैठी हुई की पोस्ट पे, तो क्या राहुल गांधी को नहीं पता ये सारी बातें, अगर इतना संगीन आरोप है तो? नहीं, देखिए ऐसा होता है ना कि जो टॉप लीडरशिप होती है वो एक तरीके से कोकून में घिरी होती है, और इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं, चाहे वो कोई भी अच्छे से अच्छा लीडर भी हो, एक तरह का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। हम जैसे लोगों को फ़ायदा ये होता है कि हम बिना किसी सुरक्षा कवच के, मतलब बगैर सिक्योरिटी के, सड़क पे जाके बात कर सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। ये एक हमारे पास इनहेरेंट एडवांटेज होता है। तो इसीलिए हम जैसे लोगों की बात सुननी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडरशिप को। ये उनकी इनहेरेंट कमी है, मतलब इसमें किसी को दोष देना मुनासिब नहीं होगा। अब राहुल गांधी जी को ही ले लीजिए, क्या वो इतने लंबी उन्होंने यात्रा की, बहुत सारे लोगों को मिले होंगे, लेकिन अब क्या वो यहाँ आके बिना सिक्योरिटी के आप और हमसे बात कर सकते हैं? नहीं। तो इसमें कोई ख़राबी की बात नहीं है, लेकिन इसीलिए इसका फ़ायदा उठा के आरएसएस अपने स्लीपर सेल हर जगह लगाती है। लेकिन जब इतने बड़े बड़े सबूत हमने दे दिए, मैंने अकेले ने नहीं दिए, अभी एक पीएल गर्ग साहब है, प्यारेलाल गर्ग साहब हैं चंडीगढ़ में, उन्होंने इतना अच्छा एनालिसिस हर इलेक्शन का करके दिया है, इसका भी करके दिया कि ये हो कैसे रहा। देवाशायम साहब हैं, इतने सारे रिटायर्ड जजेस हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हैं, वो सब एक साथ बोल रहे हैं। अब तो एलन मस्क साहब ने भी बोल दिया कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से धोखा ही धोखा। तो उसके बावजूद भी सवाल में अपनी बात खत्म है। तो ये जो इंटरनल स्लीपर सेल्स है ना, ये टॉप लीडरशिप को गुमराह करते हैं कि इससे हमारी कमज़ोरी नज़र आएगी कि अगर आप ईवीएम को बहाना देंगे। ईवीएम बहाना नहीं, ईवीएम सच्चाई है। तो ये जो इंटरनल सबोटाज है, अब जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही कमज़ोर चिट्ठी लिखी है और मैंने तनकीद की थी, ये फंसने वाला काम है। 99% बैटरी की जो वो है ना, ये रीज़न, ये सबसे कमज़ोर रीज़न है बैटरी चेंज का सबूत का। और जो हमारा खदशा था, वो कुरैशी साहब जो है रिटायर्ड सीईसी, उन्होंने वही जवाब दे दिया कि ये तो बैटरी तो बदली ही जाती है, क्योंकि चुनाव के दौरान बैटरियों में की वो कम हो जाती है, तो ऑब्वियस बात। लेकिन सवाल ये सच्चाई है, सच्चाई है। लेकिन उसका जो कांग्रेस पार्टी को सवाल पूछना चाहिए था, वो ये पूछना चाहिए था कि क्या आपके पास वो जो एंट्रीज़ हैं जिसकी बुनियाद पे आपने बैटरीज चेंज की थी, वो नहीं है, तो वो वहाँ से चोरी पकड़ी जाती। और इस तरह के दसियों एग्जाम्पल है, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी इसको रफा दफा करने के लिए काम कर रही है। मेरे ख्याल से सीरियसली अभी भी ईवीएम के लिए है नहीं। अगर सीरियस होते तो अब तक जो हमने 17 तारीख का आंदोलन का अनाउंसमेंट की है, 17 तारीख को 11 बजे हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर पे हरियाणा की जितनी कांग्रेस की यूनिट है, उसको तो मुखरता से या प्रोमिनेंस से जंतर मंतर पे हमारे साथ आना चाहिए। लेकिन अभी मुझे कोई ऐसी अंदेशा नज़र नहीं आ रहा है। और बल्कि उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी है, विश्लेषण समिति। अब क्या सबूत चाहिए वो मुझसे ले लें, देवाशायम जी से ले लें, पीएल गर्ग साहब से ले लें, सबूत तो सब हमारे पास हैं, टेक्निकल भी, साइंटिफिक भी और डेटा वाइज भी, सब सबूत हमारे पास हैं, हम दे देंगे। तो लेकिन आंदोलन की ज़रूरत है, अदालतों के अंदर मजबूत केस और सड़क पे मजबूत आंदोलन, तब ईवीएम रुक जाएगी, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। मैं ये नहीं कहता कि पेपर बैलेट से चुनाव 100% सिक्योर होंगे, लेकिन पेपर बैलेट एक ऐसा तरीका है जिससे सबसे सुरक्षित चुनाव हो सकते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी की मेरे ख्याल से एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे, जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी, और ख़ास तौर पे जो चुनाव आ रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, मुझे वहाँ का भी डर है बहुत बड़ा। अभी दिल्ली में ईवीएम के ज़रिए से ये सब चुनाव हाईजैक हो जाएंगे, भले ही पब्लिक वोट बीजेपी के खिलाफ कितनी भी दे ले। महमूद साहब, सवाल ये है कि ईवीएम कांग्रेस लेके आई, जब कांग्रेस जिन राज्यों में जीतती है, विपक्ष जिन राज्यों में जीतता है, तब ईवीएम ठीक हो जाती है सरकार की तरफ से या भाजपा की तरफ से, ये बात कही जाती है। लेकिन जैसे ही भाजपा जीतती है तो ईवीएम पे सवाल खड़ा हो जाता है। नहीं, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी चुनाव जीते गए हैं, यही तो स्लीपर सेल्स का काम है। चुनाव जीत के अगर उसकी खिलाफत करें तो उसकी ताकत और ज़्यादा होगी, क्योंकि कोई भी चुनाव आप देख लें, ऐसा एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें आरएसएस और बीजेपी ने ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया हो। कर्नाटक का रिजल्ट ये नहीं, इससे बहुत बेहतर। जम्मू कश्मीर का रिजल्ट ये नहीं होना था अगर मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता, इससे बहुत बेहतर हो। लोकसभा का तो रिजल्ट इतने सारे एनालिसिस करके हमने दिखाई दिया, हमने तो वीडियोग्राफी, इसीलिए मैंने चुनाव लड़के इतनी मेहनत करके सारी वीडियोग्राफी तक दे दी, कैसे मशीनों को बदला जाता है, सब तो पब्लिक डोमेन में डाल रखा है। तो उसके यही है वजह। अगर 79 सीटें गड़बड़ की हैं, ये तो 79 सीटें कहाँ से गड़बड़ से हैं, किन डेटा के बुनियाद पे,
वो देखिए अहम बात वो है, जो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है उसकी बुनियाद पे जो एनालिसिस आ रही है उसमें 80 के करीब सीटों में गड़बड़ी है। असल में जो गड़बड़ी हुई है वो तो चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे नहीं दिखाएगा ना, वो तो चोर की चोरी वो जितनी छुपा सकता है छुपाएगा और जितनी कम से कम होगी वही दिखाएगा। वो जो कम से कम चोरी दिखाई है उसके हिसाब से 80 सीटों का हेरफेर है, ज़्यादा आनी चाहिए थी। तो असल में बीजेपी की 50 सीटें भी लोकसभा में नहीं आ सकती थी अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते। ये है, और इसी काम को रोकने का स्लीपर सेल करते हैं कि देखिए हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। कोई इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा थी। स्लीपर सेल ने ये दिखा दिया और एक जो कहते हैं ना प्लेसिबो इफेक्ट कर दिया कि ये हमने इतनी दवाई खाई, आपसे 5000 किलोमीटर पैदल चले तो उससे देखिए कितनी सीटें बढ़ गई। सीटें आनी चाहिए थी कांग्रेस की 150 से भी ज़्यादा। ये काम होता है स्लीपर सेल्स का। और अगर चुनाव के, लोकसभा के चुनाव के फ़ौरन बाद, मध्य प्रदेश के चुनाव के फ़ौरन बाद ये ईवीएम का प्रोटेस्ट होता तो आज ये हालात नहीं होते। ये है असली बुनियादी बात कि जीतने के बाद, और हम लोगों को देखिए हमें तो कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है ना हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना चीफ मिनिस्टर ने MP MLA बनने का अभी हमारा कोई इरादा नहीं है ना। उसके बाद जो हम जैसे लोग न्यूट्रल कह रहे हैं, कोई जीते कोई हारे, पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। पेपर बैलेट से चुनाव होना ही कानूनी है। ईवीएम से तो चुनाव आज की तारीख में भी गैर कानूनी है। ईवीएम तो कांग्रेस लेके आई थी ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे पास एक चाकू है, अब मैं उससे आपके चाकू मार भी सकता हूँ और उससे सब्जी बनाने का काम भी कर सकता हूँ, या फल काटने का भी काम कर सकता हूँ। मशीन में खराबी नहीं होती। मशीन को जो इस्तेमाल करता है, कंट्रोल करता है, वो बेईमानी या ईमानदारी से करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने बिल्कुल ईमानदारी से ईवीएम के जरिए चुनाव कराए होंगे। मेरी थ्योरी तो कुछ और है। अहमद पटेल साहब ने जानबूझ के ईवीएम में गड़बड़ी करके मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया 2014 में। पर मेरी बात छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने भी बिल्कुल ईमानदारी से ईवीएम का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत से ईवीएम की मुखालफत कर रही थी 2014 के चुनाव से पहले। लेकिन इतनी बड़ी बेईमानी करने का हौसला और जिगरा कांग्रेस पार्टी में और जो दूसरी अपोजिशन की पार्टीज़ भी हैं उनमें नहीं निकल सकता, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे संविधान विरोधी नहीं है। और खड़गे साहब ने तो अब पहली बार अच्छी बात कही है हमारी बात सुन के। मैं RSS और बीजेपी को आप सब लोग जानते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ। आज खड़गे साहब ने कितने सालों बाद वो बात मानी। तो अब जब जो टेररिस्ट मानसिकता के नहीं होंगे वो इतना बड़ा धोखा धड़ी कर ही नहीं सकते देश की जनता। 2009 में यूपीए महमूद साहब 2009 में यूपीए 2 था। कांग्रेस कानपुर से लेके लखनऊ तक की सारी, बल्कि गोरखपुर तक की 22 सीटें जीती थी, एक पूरी पट्टी से जीती थी। तो लोग तो उस वक्त भी इलियास आदमी ने आरोप लगाया था कि ईवीएम में धोखाधड़ी और बेईमानी हुई है। तो ईवीएम में तो हमेशा से आरोप लगता रहा। तो उस जमाने में कांग्रेस ने क्यों नहीं हटवाया? आप लोग क्यों नहीं सड़क पर उतरे? इसलिए कि कांग्रेस थी तो सब दबा रह जाए। नहीं, ये बात आपकी एकदम मुनासिब है। इसको हम लोग अपनी कमी मानेंगे, बिल्कुल सही है। अगर मैं अभी बाकी लोगों की तरह ये कहने लगूं कि नहीं जी हमारी सब काम ठीक है, तो नहीं, सही नहीं है। हम लोगों को 2014 में भी पता था हमारी गलती रही और हमें उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल गलती रही। एक बामसेफ का मैंने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में और उसमें अच्छा ऑर्डर भी लिया था। हमें ये कहा गया था कि आप पटना हाई कोर्ट जाओ, बिहार के लास्ट टू लास्ट इलेक्शन जो 2014 से पहले हुए थे उसमें। तो हम लोगों की गलती है, बिल्कुल गलती है, लेकिन अब उस गलती को हम सुधारें नहीं, ये तो और भी बड़ी ज़्यादती है ना। और कांग्रेस हमेशा ना, आप कह रहे हैं 20 सीटों की 22 सीटें आई थी कांग्रेस के उसको। अगर कांग्रेस 50 सीटें ले आती ईवीएम से तब हंगामा होता, जैसे अभी हरियाणा में किया है। जो ये यूपी के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 22 सीटें, तो वो इतनी बड़ी, मैं वही कहा ना आपसे कि इतना बड़ा गलत इस्तेमाल सिर्फ 2014 के बाद 2019 में और उसके बाद सारे इलेक्शंस में इतनी बड़े तौर पे। अगर मैं एक आपको हल्के से चुटकी काटूं तो आपको तकलीफ़ कम होगी, अगर मैं आपको पूरी ताकत से नोच ही दूं तो आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। तो ये वो नोचने का काम करते हैं, टेररिस्ट मानसिकता की जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने नोचा तो इस 5 जनवरी 2024 से। इसीलिए मैंने, और लोगों ने मुझसे कहा कि आप तो बहुत बहादुरी के नाम से जाने जाते हो, तो आप आंदोलन को लीड करो। तब मैंने आंदोलन को लीड किया और तब आपने देखा पूरे देश में कितनी बड़ी अवेयरनेस आई थी। लबी RSS के स्लीपर सेल सारे जाग गए और सारे अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को गुमराह करने के लिए पूरी ताकत लगाई। योगेंद्र यादव जी ने तो अभी एक इंडियन एक्सप्रेस में सेंटर स्प्रेड में बड़ा आर्टिकल लिखा था। और क्या आर्टिकल लिखा था? और ये जयराम रमेश जी के और वेणुगोपाल जी के बहुत क्लोज है। तो उन्होंने आर्टिकल क्या लिखा था एक बड़ा, कि ईवीएम की जो ये बहस है बिल्कुल दबा देनी चाहिए, इसके बारे में भूल जाना चाहिए। यही काम RSS। एक आखिरी सवाल मेरा है, हरियाणा के लेवल पे आप अपनी थ्योरी पेश कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो मैंने भी ग्राउंड पे देखा, कि हरियाणा में मेयो की तो कोई वजूद नहीं था।
जाट को बीजेपी ने माइनस कर दिया, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मुसलमान बना दिया। बाकी बीजेपी 75% पे खेली। साउथ हरियाणा में आप देखें, मैंने पहले भी अंदाज़ा लगाया था कि वहाँ कांग्रेस जीरो है, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ एक्टिवली काम किया था। शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखें तो बीजेपी पहले से एक्टिव है और शहरी क्षेत्रों में वोट बीजेपी को अच्छे खासे जाता है। हमारी भी ये थ्योरी थी चुनाव नतीजों से पहले कि भाजपा 45-47 सीटें जीत रही है, जो एक्चुअल रिजल्ट भी वही आया है। देखिए, यही है जो स्लीपर सेल्स काम करते हैं, वो यही करते हैं। और बीजेपी और आरएसएस यही चाहती है कि उनके ऊपर कोई बड़े से बड़ा इल्ज़ाम लग जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ ईवीएम की बात को साइडलाइन कर दिया जाए। ये सब बहानेबाजी है, ये सब जस्टिफिकेशन है ईवीएम के ज़रिए जो वो चोरी डकैती करते हैं। वो कैसे कि आप ये जस्टिफिकेशन देने के लिए वो हिंदू मुसलमान की भी बात भी कराते हैं, लेकिन ये सब जस्टिफिकेशन के लिए, एक्चुअल रीज़न ये नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि सिर्फ कांग्रेस ही तो नहीं लड़ रही थी ना पार्टी, एक लोग आरएसएस से बीजेपी से नाराज़ हैं या नहीं है? क्या किसान नाराज़ थे या नहीं थे? आप बताइए, आप थे ना? क्या जो हरियाणा से सबसे ज़्यादा फ़ौज में भर्तियां होती थी, पंजाब और हरियाणा के लोग सबसे ज़्यादा फ़ौज में जाने के लिए जाने जाते हैं, क्या अग्निवीर के प्रोग्राम से वो नाराज़ थे नहीं थे? बेरोज़गारी से नाराज़ थे नहीं थे? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की इंतहा के हरियाणा में नहीं हो रही थी? तो मैं और जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वो था, और उस जो लोग ये भी कहते हैं कि हम इस ज़्यादती से तंग आ गए हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते? वहाँ तो मायावती जी भी लड़ रही थी, वहाँ तो और पार्टियाँ भी लड़ रही थी। अगर कांग्रेस को नहीं देते, चलिए कांग्रेस के खिलाफ तो जाट नॉन जाट कर दिया, तो बाकी पार्टियों को देते। बीजेपी से तो लोग नफरत कर रहे थे। और मैं उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कोलकाता के लोगों का देता हूँ। आरजी कार जो हॉस्पिटल में लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, डॉक्टर्स, वो क्या कह रहे हैं कि ये बात सही है, ममता बनर्जी से नाराज़ हैं, लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएं। बुनियादी तौर पे लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अगर किसी भी पार्टी को वोट दे देंगे, नोटा पे वोट। लोहिया ने कहा था ना कि लोकतंत्र पे सड़कों पे आना चाहिए। जब सड़कें खामोश हो जाएंगी, संसद आवारा हो जाएगी। सड़कें खामोश क्यों? क्योंकि ये स्लीपर सेल्स हर पार्टी में घुसे हुए हैं। सड़कें खामोश हैं, इसीलिए ये और इनकी पूरी जो एक संस्था है आरएसएस और बीजेपी की, वो बिल्कुल आवारा हो चुकी है, लूट मचा रखी है देश में। क्या लोग इस बात से खुश होंगे? देखिए, लद्दाख से चल के लोग यहाँ तक आए हैं, वो सोनम वांगचुक साहब, वो खुश हैं भारतीय जनता पार्टी से। कश्मीर में आप मानते हैं, जम्मू में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है कोई भी? मैं यही कह रहा हूँ, भले ही कांग्रेस को वोट ना देते, किसी और पार्टी को दे देते। आप बात समझिए, ये जो वोट के बहानेबाजी है ना कि हमें इस वजह से वोट मिल गए, उस वजह से वोट मिल गए। अब महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हो गया, उसमें पोलराइजेशन हो जाएगी, उस वजह से वोट मिल गए, ये सब बहानेबाजी। पेपर बैलेट से करा के जीत के दिखाए ना, ये लोग ही वोट नहीं देंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ उनका संगठन कुछ भी कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो राहुल गांधी इसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? सड़क पे राहुल गांधी क्यों नहीं उतर रहे हैं ईवीएम को लेकर? देखिए, मजबूरी होती है ना पार्टी का, एक तरीके से अपने ही लोगों के खिलाफ, जो बज़ाहिर उनके दाएं बाएं उनके खिलाफ बोलने में थोड़ा तो जोर पड़ता ही है। लेकिन राहुल गांधी जी को ख़ास तौर पे, और उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी क्यों है और आंसरेबल वो क्यों सबसे बड़े हैं? क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। लीडर ऑफ द अपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है भारत के संविधान में, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखा था? जो सत्ता में आ गए वो तो उन लोगों को नुमाइंदगी करते हैं जिन लोगों ने उन्हें वोट देके सत्ताधारी बनाया। जो अपोजिशन होती है, जो हमेशा ज़्यादा होती है, इस वक्त 60% देश के वोटर्स ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, 60% से भी ज़्यादा लोगों ने। उनका कौन नेता है? उनकी एस्पिरेशंस को कौन पूरा करेगा? राहुल गांधी, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है। तो उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, पीएम से ज़्यादा लोगों ने उन पर भरोसा किया। इस बात को उन्हें समझना चाहिए। और जैसे उनकी पीठ में चाकू या छुरी मारी गई है, पहली बार थोड़ी मारी गई है, इसीलिए उनकी इतनी मेहनत से भी कांग्रेस पार्टी भी आगे नहीं बढ़ पा रही। इतनी मेहनत रिसेंट टाइम्स में किसी और लीडर ने नहीं की है। और सिर्फ सड़क पे चलना ही मेहनत नहीं है, उन्होंने जो रेवोल्यूशन एक तरह से कांग्रेस में किया, 2-3 रेवोल्यूशन तो मैं ही बता सकता हूँ। उन्होंने कोशिश इस बात की कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उसकी जो लीडरशिप है वो इलेक्शन से आए। ये सारे के सारे कोटरी ने मिलकर उसको फ्लॉप किया। उन्होंने ये जो उनकी परंपराएं चली आ रही हैं कांग्रेस की, उस इलेक्शन में एक नुकसान ये था ना कि पैसे वाले ही सिर्फ आप आते थे, जो पैसा देके मेंबर बना लेते थे। कॉन्सेप्ट अच्छा है या नहीं है? कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, उसको पैसे देके क्यों मेंबर बना लेंगे? क्योंकि
उसकी निगरानी ठीक से नहीं की जा रही। तो जो प्रोसीजर में गलतियां हैं, उन प्रोसीजर में गलतियों को बढ़ावा देने का काम इसी कोटरी ने किया। कॉन्सेप्ट तो अच्छा था ना। दूसरा कॉन्सेप्ट जिसकी मैं तारीफ़ करता हूँ, हालांकि मुझे नहीं करनी चाहिए, वो मैं तारीफ़ इस बात की करता हूँ जो कांग्रेस की परंपराएं थी। क्या रिजर्वेशन के खिलाफ कांग्रेस नहीं थी, ये रिजर्वेशन के साथ जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खुल के नाम कांग्रेस ने कभी नहीं लिया, ये उनका नाम सीधे सीधे ले रहे हैं। ये रिजर्वेशन के लिए सीधे सीधे बोल रहे हैं। ये अपनी कांग्रेस पार्टी की लंबी लाइन को से हट के बात कर रहे हैं। ये रेवोल्यूशन और ये हिम्मत वाले इस तरह माने जाते हैं मेरी नज़र में। बाकी लोग इन्हें बहुत तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी कमी है वो ये दोस्ती में धोखा खाने की इनकी कड़ी है। ही कैनॉट अफोर्ड टू डू दैट। ये दोस्ती में धोखा खाने से देश बर्बाद हो जाएगा। आरपीएन सिंह शुरू कहाँ से करें? ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या हैसियत और औकात थी उनकी? कुछ नहीं, राहुल गांधी की वजह से। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, क्या हैसियत और औकात थी उनकी? कुछ नहीं। जितिन प्रसाद, क्या हैसियत और औकात थी? इन सबको मंत्री उठा के ऐसे बना के इनकी औकात दी है। नटवर सिंह के बेटा, क्या औकात थी इनकी? ये और इन सभी लोगों ने ऐसे टाइम पे पीठ में चाकू मारा है जो कि सबसे कमज़ोर टाइम था। तो यही राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी कमी है कि वो अपने चारों तरफ जो है ना, उनकी आंखों में जो लिहाज है वो देश का नुकसान कर रहा है, संविधान का नुकसान कर रहा है। ये अपने चारों तरफ जो लोग ईवीएम के लिए एक्सपोज हो चुके हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इन्हीं सब लोगों को बोलना चाहिए कि ये आएँ 17 तारीख को मेरे साथ, पुलिस के साथ लाठी डंडे खाएं, ताकि ये अपनी सच्चाई प्रूव कर सकें। और हमारी लड़ाई तो किसी से तब तक भी है, महमूद मदनी से भी हमारी कब तक लड़ाई है? मैंने सबसे पहले बताया ना, आरएसएस के एजेंट है, आज पूरी दुनिया कह रही है। मैंने तो 6 साल पहले बताया था ना आरएसएस के एजेंट हैं ये। आज सब क्यों कह रहे हैं? तो 6 साल का हम इंतज़ार राहुल गांधी जी नहीं कर सकते। ये जो आरएसएस के एजेंट हैं, इनको लगाम कसिए और इनका टेस्ट यही है, भेजिए इन्हें मेरे आंदोलन में। अभी पुलिस जब लाठी मारेगी तो ये आरएसएस से खुद अपने आप दूर हो जाएंगे। वरना इन सब की एक और हमारे जो सोशल मीडिया पे एक बहुत वीडियो वायरल हो रही है, मेरे अलावा भी किसी की, उन्होंने बड़ा अच्छा टेस्ट बताया है। और वो टेस्ट ये है कि जिन जिन नेताओं के खिलाफ कोई बड़ा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, राहुल गांधी को 18 घंटे बिठा के खूब ग्रिल किया है ईडी ने, जिन नेताओं के खिलाफ कोई बड़ा तगड़ा मुकदमा नहीं बना, छोटा मोटा नहीं दिखाने के लिए, वो तो नूरा कुश्ती होती है, वो सब आरएसएस के स्लीपर सेल हैं। अब लिस्ट बना लीजिए आप, तो उसमें यही सब लोग आते हैं जिनका नाम मार्केट में सर्कुलेट कर। ये थे महमूद प्राचा साहब, जिन्होंने हर मुद्दे पर, हर सवाल पर अपनी दिल खोल करके बात रखी, बहुत सारे संगीन आरोप लगाए। उन आरोपों की हम बिल्कुल पुष्टि नहीं करते हैं, वो जांच का विषय है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ईवीएम सेफ है या नहीं, इस सवाल का जवाब कब मिलेगा और कब देश की जनता मुतमईन होगी 100%, ये देखने में बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन शायद इसके लिए इंतज़ार लंबा रहे। आप देखते रहिए वतन समाचार।